लेकर आए हो, बेजान पत्ते तक दास हैं तुम्हारे। इसमें क्या शक है, कम से कम ज्यादा से ज्यादा हम नंबरदार के बेटे हैं, किसी की औलाद नहीं। हम मट्टी को हाथ लगाएं तो सोना कर दें, सोना। कौन? बांके बाबू? खेलोगे? खेलना ना होता तो यहाँ क्यों आते छोटे नंबरदार जी? क्या खेलोगे? ताश का कोई खेल। माल दिखाओ। अरे माल बहुत। ओहो, आज तो बहुत गर्म। काश अमीरों के सीने में गरीबों का दिल होता। क्या मतलब? मतलब ये है कि अमीरों को गरीबों की थोड़ी सी पूंजी भी काटने को दौड़ती है और वो उसे देखकर जलने लगते हैं तुम्हारी तरह। और गरीब अपनी मेहनत की कमाई दौलतमंदों की तिजोरियों में देखकर भी नहीं जलते, बल्कि खुश होते हमारी तरह। ये दौलत भी अभी यहीं जमा हो जाएगी, कम से कम ज्यादा से ज्यादा। अपने 2 4 हम तो बैठ गए। 8 16 खुल जा। कम से कम ज्यादा से ज्यादा रंग। कम से कम ज्यादा से ज्यादा लंगड़ी। चाल चलो होने वाले नंबरदार जी। बहुत गर्म। अपने 16 32 बड़े मजबूत मालूम होते हो। अब लगाई है ये चोरी की है? नहीं, डाका डाला है तुम्हारी जेबों पर। तो मनोल जाओ, चाल चलो। कम से कम ज्यादा से ज्यादा अपने 32 64 खुल जाओ। महल डालो नंबरदार जी। 3 जक्के। अरे जालिम, दगा दे गई। 3 जानियां। औरत की जात ही ऐसी होती है। दोस्त, एक आखिरी बात और। नहीं भाई, अब नींद आ रही है आपका। मैंने रंग निकाला तो उसने लंगड़ी दिखा दी। ये ताश कौन लाया था? वही लाया था। मुंह धो रहा हूँ भतीजे। क्या मतलब? मतलब ये कि सूरज उस वक्त तक अपनी आंखें नहीं खोलता जब तक मेरे मुंह पर पानी के छींटे नहीं मारता। अच्छा बताओ, मैं कहाँ से आ रहा हूँ? तुम कहाँ से आ रहे हो? सूरज और चंद्रमा तीसरे घर में खड़े हैं, बुध और शुक्र 9वें घर में बैठे हैं। 500 और पत्तों में लड़ाई हो रही है। तुम यकीन नल के दरबार से आ रहे हो और जीत कर आ रहे हो। ये तो ठीक है चाचा। अच्छा बताओ, मेरी मुट्ठी में क्या है? तुम्हारी मुट्ठी में क्या है? मेघ बिर्ख मितर्क चौथा लगन है। तुम्हारी मुट्ठी में तुम चांदी होनी चाहिए। बिल्कुल टेच। और ये भी सुन लो, ये चांदी तुम मुझे दे जाओगे। ये लो। मैंने कहा लकीरें बदल रही हैं, किसी समय आकर हाथ दिखा जाओ। इस वक्त तो नींद आ रही है चाचा, शाम को सही। अच्छा।
कहाँ से आए हो बाके? जरा जुए खाने तक चला गया था माता जी। ऐसे कह रहा है जैसे मंदिर से आया हो, बेशरम। आपके सामने झूठ नहीं बोला जाता। जुआ खेलना बंद कर दो बाके, नहीं तो सारी उम्र कैद खाने में काटोगे। 2-4 रुपए मिल जाते हैं इसलिए चला जाता हूँ। कमाई का इतना ख्याल है तो फिर नौकरी क्यों नहीं करते? नौकरी यहाँ मिलती ही कहाँ है माँ? नौकरी क्यों नहीं मिलती? रामदास कह रहा था कि डाक बंगले में मुंशी की जगह खाली है। 30 रुपये की नौकरी में क्या बनेगा? तो फिर शहर चले जाओ, वहाँ तुम्हारे मतलब की नौकरी मिल जाएगी। कैसी बातें करती हो माता जी? शहर तो बेकारों की बस्ती है, वहाँ तो बीए पास बूट पॉलिश करते हैं। तो फिर क्या सारी उम्र जुए खाने ही में गुजार दोगे? अरे तुम दुआ करो माँ, कहीं मोटा दाव पड़ गया तो बारे न्यारे हो जाएंगे। और अगर कहीं लक्ष्मी देवी मेहरबान हो गई तो पक्का मकान खड़ा कर लूंगा। हराम की कमाई से बनाए हुए मकान की छत सर पर आ गिरती है बेटा। कुछ नहीं होता माता जी, इस गांव में जितने भी पक्के मकान हैं सब हराम की कमाई से बनाए गए हैं। जवान बहन घर में बैठी है और तुझे उसके ब्याह की कोई चिंता नहीं। चिंता क्यों नहीं, धन होगा तो शादी भी हो जाएगी। आजकल लोग लड़कियां नहीं ब्याहते, धन ब्याहते हैं माँ। और गरीब लड़कियों की जिंदगी तो बरसात की अंधेरी रात की तरह होती है, जिसमें खुशी का कोई चांद नहीं चमकता। मैं जुए खाने में वही ताकत तो खरीदने जाता हूँ जो गरीबों की अंधेरी रातों को चमकाने वाला चांद खरीद सके। तू बहुत दूर की बातें सोचता है, कभी पक्का मकान बनवाता है, कभी चांद खरीदता है, कोने में पड़े हुए आटे खाली कनस्तर को नहीं देखता। आटे का खाली कनस्तर भी वही ताकत भर सकती है माँ जो जुए खाने में जुआरियों के हाथों में पागलों की तरह नाचती है। और माँ वो ताकत है धन। क्या देख रहे हो पंडित जी? जमीन कांप रही है पोपट, आसमान हिल रहा है, सितारे अपनी जगह बदल रहे हैं। कहीं कोई मुसीबत तो आने वाली नहीं पंडित जी? नहीं पोपट, अगर मंगल और बुध का मिलाप हो गया तो अनाज और कपड़ा सस्ता हो जाएगा। चाबी का लट्ठा 3 आने गज, रेशमी कपड़े 5 आने गज, ब्लेड 2.5 आने पैकेट, रेशमी परांदे 3 आने दर्जन, मूंगफली 1 आने मन, अब पानी मिला दूध 1 आने सेर, दूध मिला पानी 2 आने सेर हो जाएगा। नमस्ते चाचा। आओ बांके बेटा, अब बड़े शुभ समय में आए हो, हाथ दिखाओ। जंतर मंतर पर परंतर सूक्ष्म मंतर क्या मच रेख पाई है, बड़ी दौलत कमाओगे। चाचा ये तो बताओ कि अपनी किस्मत में कोई लौंडिया वंडिया भी है कि नहीं? देखो, आहा, चिकोरी चिकोरी, तितली तितली। जी क्या कह रहे हो चाचा? एक छोड़ 2 लड़कियां, एक तुम्हें चकोरी की तरह प्यार करेगी और दूसरी तितली की तरह। हाँ ये तो कहो, लक्ष्मी देवी के दर्शन कब होंगे? शहर चले जाओ, दरिया के उस पार लक्ष्मी देवी बाहें फैलाए तुम्हारा इंतजार कर रही है। और ये भी सुन लो, धन तुम्हें औरत की तरफ से मिलेगा। तो किसी बड़े आदमी की बेटी मुझ पे लट्टू होगी? लट्टू नहीं, फिर की कहो, फिर की, जिधर की हवा उधर को फिर गई। और हाँ, राम भली करे, ये लकीर बड़ी खतरनाक है। क्या कहा? तुम किसी की जान लेने की कोशिश करोगे, वो मर जाएगा या जीता रहेगा? ये तो उसी का हाथ देखकर बता सकता हूँ। बस? अच्छा तो मैं चलता हूँ, जुए खाने में मेरा इंतजार हो रहा होगा। बाकी अभी तक नहीं आया। अब माल खत्म होगा तो आएगा। आ गया भाई, आ गया। आओ बांके भैया को याद कर रहे थे। हमें कौन याद करता है भाई, हथेली खुजला रही होगी। अच्छा
तो लो, तुम ही बांटो। मेरे 2। 4। अपने भी 4। 8। 16। खुल जाओ। आश बनाकर लाते हो, शर्म नहीं आती? बाबू बने फिरते हो लफंगे कहीं के। कल की हार हजम नहीं हुई, इल्जाम लगाते हो। अपना माल गरीब की पूंजी नहीं जो चुपके से जेब में डाल लो। बाकी हम कुर्सी चिड़िया के पर देते हैं, कम से कम ज्यादा से ज्यादा। तुम ये समझते थे कि ताश बनाते बनाते हमें बना लोगे? तुम्हें बनाने की क्या जरूरत है नंबरदार जी, तुम तो बने बनाए। बाकी ज्यादा बढ़ चढ़ कर बातें ना करो वरना सर तोड़ दूंगा। मैं भी मोम का बना हुआ खिलौना नहीं खैराती, बत्ती सी निकाल दूंगा। क्या बत्ती हो? ये क्या हालत बना रखी है? कुछ नहीं, खैराती से मारपीट हो गई। कोई चाल फंस गई हो? हाँ लगा, खून में लथपथ छोड़ के आया हूँ। खून में लथपथ? तुमने सांप के सर पर पांव रख दिया है बाकी। अच्छा नहीं किया। मुझे अपनी तो कोई चिंता नहीं, लेकिन सोचता हूँ अगर मामला बढ़ गया तो माता जी को बहुत दुख होगा। मेरी मानो तो गांव से 9-2-11 हो जाओ। मामला ठंडा पड़ गया तो खत लिखकर बुलवा लूंगा। चला तो जान पहचान कोई नहीं, और फिर बिमला और माता जी का मेरे सिवा कौन है? कैसी बातें करते हो बांके, मुझे बेगाना समझते हो? रही शहर में जान पहचान की बात, तो वहां मेरे बचपन के दोस्त बनारसी दास रहते हैं। मैं उनके नाम तुम्हें खत लिख देता हूँ, वो तुम्हारे ठिकाने का बंदोबस्त कर देंगे। अच्छा तो खत लिख दीजिए। लिख देता हूँ। और हाँ, अगर कुछ रुपए पैसे की जरूरत हो तो ले लो। नहीं चाचा, मेरे पास जीत का माल है, तुम जल्दी से खत लिख दो। जाने से पहले माता जी से आज्ञा जरूर ले लेना। हाँ। और हाँ, रात घर में नहीं डाक बंगले में गुजारना, और सुबह पहली कश्ती से शहर चले जाना, समझे? बाकी बेटा तुम इस समय कैसे आए? रात डाक बंगले में गुजारने आया हूँ चाचा, सुबह सुबह शहर चला जाऊंगा। तो माता जी ने घर से निकाल दिया और जुआ खेलो। नहीं चाचा, नंबरदार के बेटे खैराती से झगड़ा हो गया है। रात घर में रहता और वो आ धमकते तो झगड़ा बढ़ सकता था। तुम तो झगड़ों से डरने वाले नहीं हो बाकी। अपना तो कोई डर नहीं चाचा, माता जी का ख्याल है। खून खराबा हो जाता तो वो खामखा दुखी होती। तुमने अच्छा किया, आओ मेरी कोठरी में आ जाओ। नहीं चाचा, बुरा ना मानो तो बंगले का एक कमरा मेरे लिए खोल दो। लेकिन डाक बंगला तो रुका हुआ है, सेठ साहब शहर से आए हुए हैं बेटा। फिर क्या हुआ, मैं दूसरे पलंग पे सो जाऊंगा। उनकी बेटी भी तो उनके साथ है। क्या बदमाश! डरिए नहीं मेम साहब, चोर चला गया। मुझे अफसोस है सेठ जी, आपका दुश्मन बच के निकल गया।
तुम्हारा शुक्रिया किस जुबान से अदा करूं बेटा। तुम ना आते तो चोर मेरा गला घोंट देते डैडी। पर ये चोर कमरे में कैसे घुसा है सेठ जी? गलती से दरवाजा और खिड़कियां खुली रह गई। हम हमेशा पहाड़ पर जाते हैं तो इसी डाक बंगले में ठहरते हैं, लेकिन ऐसा वाकया आज तक नहीं हुआ। इंसान की जरूरतों के साथ साथ चोरी चकारी भी बढ़ गई है सेठ जी। देखिए आपकी कोई चीज तो नहीं खो गई? मेरा नेकलेस। नया नेकलेस बन जाएगा, शुक्र है जान बच गई। 3000 में जिंदगी महंगी नहीं। इनकी जिंदगी कहिए सेठ जी, वरना आजकल तो 3000 के एवज 3000 जिंदगियां खरीदी जाती हैं। गांव में ऐसा ही होता होगा, शहर में जिंदगी इतनी सस्ती नहीं। वहां भी यही आसमान है सेठ जी। तुम पढ़े लिखे मालूम होते हो। जी हाँ, BA तक पढ़ा हूँ। और सच पूछिए तो जो कुछ पढ़ा था आहिस्ता आहिस्ता भुला रहा हूँ। क्यों? पढ़े लिखे की इज्जत उस मुल्क में होती है सेठ जी जहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं। यहाँ पढ़े लिखे की जबान कोई नहीं समझता। तुम्हारे ख्यालात में कुछ बगावत है और कुछ सरकशी भी। शायद पढ़ लिख कर नौकरी नहीं मिली। आप ठीक कहते हैं सेठ जी। मैंने नौकरी की तलाश की थी लेकिन नौकरी मुझे नहीं मिली। फिर नौकरी मुझे ढूंढती रही और मैं नौकरी को नहीं मिला। नौकरी करना चाहो तो तुम्हें मिल सकती। आप इतनी जल्दी बदला चुका देना चाहते हैं सेठ जी? मैं इस वक्त नहीं बिकूंगा। आदाब। रुको बेटा, तुमने अपना नाम नहीं बताया। माँ बाप ने मेरा नाम बांके बिहारी लाल रखा था, शायद ये सोचकर कि मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा। कॉलेज तक बिहारी लाल रहा और गांव में आकर यही नाम सिमट सिमटा कर बांके रह गया है। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तुम तो आदमी हो। कभी शहर आओ तो हमसे मिलने के लिए जरूर आना बेटा। बेबी, इन्हें अपना कार्ड दे दो। ये लीजिए कार्ड एंड आई थैंक यू वंस अगेन। शर्मिंदा ना कीजिए। दुराहे पर खड़ा है, मकसद में कामयाब हो गया तो माँ बाप का नाम रोशन करेगा, और नाकाम रहा तो मुजरिम बन जाएगा। जान तुमने बचाई और इनाम मुझे मिल गया। यही तो दुनिया की रीत है चाचा, बोए कोई और काटे कोई। लो, कुछ तुम भी रख लो। इन्हें संभाल के रखो चाचा, ये तुम्हारा माल है। अपनी नजर तो 5-10 पे नहीं टिकती। ये भी ठीक है। और हाँ रामदास जी, मैं माता जी को बताए बगैर शहर जा रहा हूँ। लेखराज जी से कहना कि सुबह सवेरे ही जाकर माता जी को तसल्ली दे दें और खैराती का ख्याल रखें, कहीं वो कोई शरारत न कर बैठे। कम से कम ज्यादा से ज्यादा तुम्हें ये बताना कहाँ है। मैं सच कहती हूँ, मैं उसके मुताल्लिक कुछ नहीं जानती। ये बकवास, झूठ है। आपको ऐसी बातें करते शर्म नहीं आती? ओहो, आप भी चिलमन के पीछे खड़ी हैं। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, और कम से कम ज्यादा ताखी हो गई। हुक्म कीजिए, आपके भैया को माफ कर देंगे। छोटे नंबरदार जी, कहिए आज जुए खाने से जी कैसे उगता गया? जो पराई बात में बोलने वाले कौन होते हैं जी? जी मैं हूं आपका सेवक श्रीमान पंडित खामखा, और आप ये ना समझ बैठिएगा कि बांके के सिवाय इन गरीबों का इस गांव में और कोई नहीं। मैं आपके बहादुर बांके को ही यहाँ ढूंढने आया हूँ। जी शायद इसलिए कि आपको यकीन था कि वो यहाँ नहीं होगा। मुंह संभालिए पंडित जी, कहीं मेरा हाथ तुम्हारी पगड़ी तक न पहुंच जाए। पगड़ी उतारने का शौक है तो बड़े नंबरदार जी की पगड़ी उतार कर पूरा कर लो खैराती। और सुनो, ये गुजरे हुए जमाने के उस गरीब की पगड़ी नहीं है जहां तक धनवानों के हाथ आसानी से पहुंच जाया करते थे। यह आजकल के गरीब की पगड़ी है। इस पगड़ी के बल सांप के बल बनकर तुमसे लिपट जाएंगे और तुम्हारी नस नस से तुम्हारा बेगारत खून चूस लेंगे। यकीन नहीं तो आजमा लो। पंडित जी, तुम मुझसे उम्र में ज्यादा हो और ये घर भी बेगाना है, वरना एक पंडित के 2 पंडित बना देता। तुम्हारी खैरियत इसी में है खैराती कि चलते फिरते नजर आओ, वरना कल मैं तहसीलदार साहब का हाथ देखने जा रहा हूँ और परसों मुझे डिप्टी के बेटे की जन्म पत्री तैयार करनी है।
कहीं तुम्हें इस अलॉट की हुई नंबरदारी से हाथ न धोने पड़े। समझ लूंगा, कम से कम ज्यादा से ज्यादा। भैया ये क्या किया तुमने? खामा की दुश्मनी मोल ले ली। तुम फिक्र ना करो भाभी, बड़े नंबरदार जी बहुत अच्छे आदमी हैं। ये अच्छे बाप का बुरा बेटा है। लेकिन बाके कहाँ है? उसे मैंने शहर भेज दिया है। इस झगड़े के बाद अगर वो यहाँ रहता तो शायद खून खराबा हो जाता। शहर? शहर में तो कोई उसकी लंबी चौड़ी जान पहचान नहीं। तुम और बिमला। जी तो मैं बनारसी दादी से मिलना चाहता हूँ। गांव से उनके नाम ये खत लाया। जी वो अस्पताल तक गए हैं, अभी लौट आएंगे। इंतजार कर लीजिए। आप गालिबन उनकी बेटी हैं। जी ये आपने पाल रखी है? इस छोटे से पिंजरे में इसका जी नहीं घबराता? जी नहीं। ये बोलती भी है? जी बहुत कम। शायद आपकी तरह। आप बैठिए। हाँ ये तो कहिए, अगर कभी गलती से पिंजरे का दरवाजा खुला रह जाए तो ये फिर भी नहीं उठती। क्यों? ये वलायती नहीं। आप पढ़ी लिखी मालूम होती हैं। जी थोड़ा सा। कहाँ तक? इस मैना के बराबर। आपकी मैना कहाँ तक पड़ी हुई है? सिर्फ यहाँ तक कि जो कुछ मिल जाए खा लेती है। इस पिंजरे को अपनी छोटी सी दुनिया समझकर खुश खुश रहती है। और अगर पिंजरे का दरवाजा खुला भी रह जाए तो नहीं उठती। बिल अपने मुल्क की औरतों की तरह। लीजिए पिताजी आ गए। नमस्ते। नमस्ते। जी खत लाया। किसका खत है? चंदन नगर से लेखराज जी का। ओह, लेखराज जी कैसे हैं हमारे ज्योतिषी महाराज? जी बड़े मजे में। बैठो। कहो, अब भी वैसा ही नटखट है या उम्र के साथ साथ कुछ? जी वैसे ही हैं, ज्योतिषी के ज्योतिषी और मदारी के मदारी। लेखराज जी ने अच्छा किया जो तुम्हें हमारे पास शहर भेज दिया। पढ़े लिखे लड़के का गांव में क्या काम? ये तुम्हारा अपना घर है बेटा, जब तक जी चाहे बड़े इत्मीनान से रहो। यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ ना होगी। जी शुक्रिया। अजीब किस्म का मेहमान है, आते ही बेतकल्लुफ हो गया। तोते की तरह बातें करता है। नमस्ते। नमस्ते। आप चाय पियेंगे या लस्सी? जी मैं न चाय पीऊंगा और न लस्सी, बल्कि कॉफी पीऊंगा। कॉफी वो बाजार से मंगवानी पड़ेगी। हम लोग तो लस्सी पीते हैं। अच्छा तो फिर वही सही, मजबूरी है। नमकीन? न मीठी न नमकीन, बल्कि फीकी। फीकी? फीकी लस्सी आप कैसे पियेंगे? जैसे ये फीकी जिंदगी गुजार रहा, जिसमें न खुशी है न गम। नहीं, हम आपको फीकी लस्सी नहीं पीने देंगे। अच्छा तो फिर उसमें थोड़ी सी मिठास डाल दीजिए। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। वैसी ही है जैसे कल थी।
अपनी सेहत तो गिरती हुई दीवार है बेटा, जिसे अब कोई भी संभाला नहीं दे सकता। हाँ, ये लो खत और मैनेजर साहब के पास चले जाओ। मैं 32 साल तक उस दफ्तर में कैशियर रहा, उम्मीद है तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। नौकरी? हाँ, क्यों? नौकरी तो उम्र भर की गुलामी होती है चाचा। वो गुलामी किसे नहीं करनी पड़ती बेटा। किसान धरती का गुलाम होता है, व्यापारी ग्राहक का, और नौ मालिक का। और मालिक? मालिक अपनी जरूरत का गुलाम होता है बेटा। व्यापार गुलामी सही, लेकिन उसमें एक उम्मीद होती है आगे बढ़ने की, दौलतमंद बनने की। नौकरी में ऐसी कोई उम्मीद नहीं होती चाचा। ये सब किताबी बातें हैं बेटा, सिर्फ लिखने पढ़ने की बातें। असल जिंदगी से इनका कोई ताल्लुक नहीं। दौलत ना व्यापार की झोली में पड़ी है, न खेत में उगती है। दौलत सिर्फ भाग से मिलती है। जैसे आपकी मर्जी। और देखो, अभी दफ्तर चले जाओ। जी अच्छा। खैर, लाओ खत्म को ले लेते हैं। सच पूछो तो मुझ में और मैनेजर साहब में सिर्फ औद का फर्क है। सब काम तो हम गरीब लोग करते हैं। लो बोलो। बनारसी दासी का खत। तुम उनके अजीज हो? जी, वो मेरे गांव के। नसीबे वाले हो मिस्टर, बड़े वक्त पे आए हो। लो बोलो। उनकी आसामी अभी तक खाली पड़ी है। नौकरी फिलहाल आरती है। जी, आरजी नौकरी है। दफ्तर के मालिक पहाड़ पर गए हैं, उनके आने पे शायद मुस्तकिल हो जाए। जी। अब मुझे उम्मीद है कि तुम बनारसी दास की तरह हमेशा मेहनत और ध्यानदारी से काम करोगे। कल महीने की पहली तारीख है, कल ही से काम शुरू कर दो। Yes. All right. I'll deliver your message. ये 30 रुपए मैंने ऑर्डर करा। चलो, एक फर्ज तो पूरा हुआ, बाकी रह गए 90। ओहो, 6 बज गए। मीना मेरा इंतजार कर रही होगी। चाचा जी, आप भी हमारे साथ तमाशा देखने चलिए ना। मैं तो अब जिंदगी का तमाशा देख रहा हूं बेटा। इन खेल तमाशों से मेरा दिल नहीं बहलता। अब तो कमबख्त ये दवाइयां ही पीछा नहीं छोड़ती। क्यों, तबीयत ज्यादा खराब है? नहीं, लेकिन ये दिल की बीमारी भी अजीब है। कभी तो महीनों दौरा नहीं पड़ता और कभी पल भर में जान लबों तक आ जाती है। ओह, मैं किन बातों में उलझ गया। जाओ, तुम्हें थिएटर जाना है। लेकिन आपकी तबीयत? मेरी फिक्र ना करो, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। जाओ मेरे बच्चों, जाओ। वक्त हो गया। कितनी अच्छी जोड़ी है। जरा तबीयत संभल जाए तो गांव राज्य को बुलाकर। पिताजी, पिताजी।
बांके बेटा, शायद तुम्हारे वापस आने से पहले मेरी वापसी हो चुकी हो। तुम नहीं जानते मैंने आज तक मौत को किन किन बहानों से टाला है। वो जब भी मुझसे आंख लड़ाने के लिए आई, मीना का वास्ता देकर उसे टालता रहा। आज ये नहीं टलेगी। मैं मीना को तुम्हारे सहारे छोड़े जा रहा हूँ। मेरी आरज़ू है कि तुम मीना को अपना जीवन साथी बना लो। भैया, तार बेटे का मनी ऑर्डर लेकर आए, अपने बच्चों का मुंह मीठा करा देना। अरे भले मानस, शहर में जाते ही नौकरी मिल गई, और क्या चाहिए? ये नहीं लिखा चाचा, क्या तनख्वाह मुकर्रर हुई है? भैया, नौकरी कच्ची है या पक्की? पक्की होगी भाभी, बिल्कुल पक्की। और हाँ, ये भी लिखा है कि बिमला लिए जेवड़े बहुत जल्द भेजूंगा। पंडित जी, उस दिन बांके के घर में कुछ गुस्ताखी हो गई थी। कम से कम ज्यादा ज्यादा उसकी माफी मांगने आया हूँ। माफी का ख्याल तुम्हें इतनी जल्दी कैसे आ गया? मैं चाहता था कि अपना चाल चलन दुरुस्त करके आपके पास आऊं। आपको सुनकर खुशी होगी कि कम से कम ज्यादा से ज्यादा मैंने भंग पीनी छोड़ दी। और जुआ? वो खेलना कम कर दिया है पंडित जी। पुरानी आदत है, आहिस्ता आहिस्ता छूटेगी। और शराब? वो महीने में एक बार पीता हूं। ये कमबख्त शरीर में कुछ ऐसी रची है कि छोड़ नहीं सकता। भाई, हमें यकीन नहीं आता। हाथ दिखाओ। आहा, अंतर मंतर धंतर मंतर थू छू छड़म, तू छेड़ सखी सरगम, जब दिल को सतावे गम। तुम्हारे हाथ की लकीरें बता रही हैं कि तुम चरस और गांजा भी पीते हो। सच तो यह है पंडित जी कि पीता हूं, लेकिन इन तमाम बीमारियों की दवा आपके पास है। अगर आपने मेरी इस बीमारी का इलाज न किया तो मैं मर जाऊंगा। तुम मर जाओ, जी कर क्या करोगे? पंडित जी, आप अपने हाथों से मेरा गला घोट दीजिए, कहीं से जहर मंगा दीजिए। पोपट जी, पंडित जी, छोटे नंबरदार जी का गला घूंट दो, धरती का बोझ हल्का कर दो, हल्का। पंडित जी बचाइए, बचाइए पंडित जी, मेरी जान पर बन रही है। कम से कम ज्यादा से ज्यादा। क्या चाहते हो? पंडित जी, बाकी की बहन बिमला से मेरी शादी करा दीजिए। देखिए, मेरी ये अलबेली जवानी मोमबत्ती की तरह पिघली जा रही है। पंडित जी, आप सब कुछ कर सकते हैं। इसमें क्या शक है, मगर तुम खाली हाथ आए हो, और ये तो तुम जानते ही हो कि हम खाली पेट अब भगवान की पूजा भी नहीं करते। तो लीजिए, ये कंगन हाजिर है। जुए का दाव न सही, जिंदगी का दाव सही। देखना कहीं रोल्ड गोल्ड ना हो। आप अपना इत्मीनान कर लीजिए। वाह, सोना तो असली है, लेकिन जरा कम है। आप इसकी फिक्र न करें पंडित जी। कम से कम ज्यादा से ज्यादा बात पक्की हो जाए तो मैं अपनी माता का रानी हार और गुलबंद आपके चरणों में भेंट कर दूंगा। ये बात है तो किसी दिन बड़े नंबरदार जी को मेरे पास भेज देना। वो क्यों पंडित जी? अरे, रिश्ते की बातचीत बड़े बूढ़ों से होती है, तुम जैसे लफंगों से नहीं। ये भी ठीक है, कम से कम ज्यादा से ज्यादा। लेकिन पंडित जी, मेरी शादी हो जाएगी ना? अरे जरूर होगी, हम मदारी नहीं ज्योतिषी हैं। इधर नंबरदार जी आए और उधर तुम्हारे फेरे हुए। एक घंटा यानी पूरे 80 मिनट लेट। यूं नहीं चलेगा मिस्टर। जी देर हो गई, बड़ा जरूरी काम था। लो बोलो, जरूरी काम था? नौकरी से ज्यादा जरूरी काम क्या हो सकता है जी? जी शादी थी, मेरे एक दोस्त की, रात भर सो नहीं सका।
लो बोलो, शादी तुम्हारे दोस्त की थी और नींद तुम्हें नहीं आई। झूठ। देखो मिस्टर, नौकरी करनी है तो ठीक से झूठ बोलना सीखो, और सीखो मेलूराम से। जी आज माफ कर दीजिए, आइंदा देर नहीं होगी। हम तो माफ कर देंगे, मगर आइंदा ख्याल रखना, बड़े सेठ साहब यानी मिल के मालिक पहाड़ से वापस आ गए हैं, वो शायद ऐसे गलती माफ न करें। क्यों, तबीयत के सख्त हैं? लो बोलो, अजीब गंगा जमनी से आदमी है, पल में तोला पल में माशा। कभी सलाम करने पर नाराज हो जाते हैं और कभी गुस्ताख मुलाजिम को बहादुर का बच्चा कहकर उसकी तनख्वाह बढ़ा देते हैं। लो बोलो, फिर तो दिलचस्प आदमी हुए। जी हाँ, इसीलिए सेठ साहब के पास डाक ले जाने की ड्यूटी तुम्हारे सुपुर्द करती है। जी, जिस वक्त तक सेठ साहब फुल मूड में आकर सारे कागजों पर दस्तखत न कर दिया करें, तुम्हें एक टांग पर खड़ा रहना पड़ेगा, सिर्फ एक टांग पर, समझे? ये रही डाक, और सेठ साहब डाक का इंतजार कर रहे हैं। लो बोलो। आई। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कहो बनारसी दास, सेहत अच्छी रही? जी मैं कहो कहो। मैं बनारसी दास नहीं। नए आए दिखाई देते हो। बनारसी दास कहाँ है? जी वो तो मर गए। मर गए? मर गए होंगे। जब इंसान ज्यादा बीमार रहने लगे तो उसे मर ही जाना चाहिए। लेकिन हमने तुम्हें भी कहीं देखा है। जी हाँ, चंद्रनगर की डाक बंगले में। मेरा नाम बांके है। बांके बाबू, आप? डैडी, आपका हाफजा बहुत कमजोर हो गया है। ये बांके बाबू हैं जिन्होंने एक बार चोरों से आपकी और मेरी जान बचाई थी। ओह आई सी। तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। हाँ बांके बेटा, ये तो बताओ कैसे आए? जी मुझे नौकरी करनी पड़ी, या यूं कहिए कि अपने आप को नीलाम करना पड़ा। वो सब कुछ याद करना पड़ा जो मैं भुला चुका था। मैं आपके दफ्तर में क्लर्क हो गया। ओह, लेकिन तुम तो बहुत ऊंचे ख्यालात के लड़के थे। जी हाँ था, लेकिन सच पूछिए तो उम्मीद का वो परिंदा जो मेरे दिमाग में फड़फड़ाया करता था एक हादसे का शिकार हो गया और मैं आसमान की बुलंदियों से जमीन पर आ गया। लेकिन आपको कोई अच्छी मुलाजमत ढूंढनी चाहिए थी। जी अच्छी मुलाजमत तो आमतौर पर कम पढ़े लिखे लोगों को मिला करती है, और फिर मैंने अपने ख्यालात का जायका बदलने के लिए नौकरी की है। अगर तजुर्बा कड़वा न हुआ तो बेहतर नौकरी कोशिश करूँगा। मेरी इनके लिए किसी अच्छी पोस्ट का बंदोबस्त कर दीजिए, इनका हम पर बहुत बड़ा एहसान है। व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। अच्छा मिस्टर बांके जी, तुम 5 बजे बंगले पर आ जाना। लो बेटा, चाय पियो। थैंक यू डैडी। डैडी, आप चाय में इतना मीठा क्यों डाल देते हैं? लेकिन मेरी चाय तो फीकी है। डैडी, आपका हाफजा बहुत कमजोर हो गया है, आपने एक ही प्याली में शक्कर डाल दी। डॉक्टर के इलाज से बहुत फायदा है। अब तो मैं बहुत गैर जरूरी किस्म की बातें भूलता हूँ, जरूरी बात कोई नहीं भूलता। ओह, लीजिए डैडी, दवा पी लीजिए। बेबी ये कड़वी तो नहीं? 6 महीने से आप ये दवा पी रहे हैं डैडी, और हमेशा मुझसे पूछते हैं कि इसका जायका कैसा है। आई सी। मीठी है, मीठी है। गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग। आओ अब बैठो। ये कहो तुम्हारी तालीम कहाँ तक है? जी मैंने तो लिखे हो। मैं मिडिल फेल हूँ और फिर भी सेठ हूँ। अजीब इत्तेफाक है।
मीना, आप आ गए? कहिए, आपको सेठ जी ने बुलाया था। क्या कहा उन्होंने? तुम बड़ी भाग्यवान हो मीना। कल हमारी शादी हुई और आज मैं मैनेजर हो गया हूँ। सच? कारखाने का जनरल मैनेजर। 1000 रुपये महीने तनख्वाह मिलेगी और दफ्तर की तरफ से टेलीफोन और मोटर कार मिलती ही है। हर रोज तुम्हें घुमाना ले जाया करूंगा। आप मैनेजर हो गए, कितना अच्छा हुआ। अगर आज पिताजी जिंदा होते तो उन्हें ये सुनकर कितनी खुशी होती। हाँ, लेकिन ये भी तो मुमकिन था कि वो जिंदा रहते और हमारी शादी न होती। जी, क्या मतलब है आपका? तो क्या मैं बिन बुलाए मेहमान की तरह आपकी दुनिया में दाखिल हो गई? तो क्या आपने मुझसे शादी इसलिए की है कि मैं... मुझे माफ कर दो मीना, न जाने मैं क्या कहना चाहता था। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अच्छा जाओ, तुम कॉफी बना ला और देखना जरा एहतियात से बनाना, कहीं कड़वी ना हो जाए। ये कहिए, आज आपके मुंह का जायका कैसा है? क्या मतलब? यही कि मुंह का जायका बदल जाए। कुर्सी मुबारक हो सरकार। लो बोल लो। दांत देख लीजिए। खुशामद न करो मेलूराम जी, तुम मेरे दोस्त हो और मेरे अफसर भी रह चुके हो। ये तो आपकी मेहरबानी है सरकार, जो मुझे अपना दोस्त समझते हैं। अब तो आप मालिक हैं। बैठो बैठो। हाँ, ये तो कहो मेलूराम जी, हमारी तरक्की की खबर सुनकर दूसरे लोगों का क्या ख्याल है? जी क्या अर्ज करूं? खुलकर बात करो मेलूराम। जी सच पूछिए तो क्लर्कों का कुछ और ही ख्याल है। क्या? उनका ख्याल है कि सेठ साहब शायद अपनी... हाँ हाँ, कहो कहो। अपनी बेटी की शादी आपसे करना चाहते हैं। और तुम्हारा क्या ख्याल है? लो बोल लो। ये सफेद बाल भी यही कहते हैं सरकार, वरना टाइप करते करते और कलम घसीटते घसीटते ये उंगलियां घिस गई और आज तक 5 रुपए तरक्की न मिली। और आप सब कुर्सियों को फलांगते हुए एक ही जस्त में इस कुर्सी पर आ बैठे। लो बोल लो। गुड मॉर्निंग सेठ जी। गुड मॉर्निंग। हम तुम्हें मुबारक देने आए हैं बांके बेटा। ये सब आप ही की मेहरबानी है सेठ जी, वरना मैं किस काबिल? सुनो, ये तुम्हारी तरक्की की आखिरी मंजिल नहीं, तुम इस कारखाने के मालिक भी बन सकते हो। आप सलामत रहें सेठ जी, मेरे लिए यही तरक्की काफी है। ये जरूरी नहीं कि हमारे मरने के बाद तुम इस कारखाने के मालिक बनो, तुम इससे पहले भी मालिक बन सकते हो। हमने तुम्हें सरोज की सिफारिश पर मैनेजर रखा है और सरोज हमारा बेटा भी है और बेटी भी। देखो, शाम को घर आ जाया करो। तुम अकेले ही रहते हो ना? जी जी हाँ, बिल्कुल अकेला। शादी तो नहीं हुई? जी जी नहीं नहीं। चलो, ये भी अच्छा हुआ। सरोज भी अकेली होती है, कहीं उसे सैर व तफरीह के लिए जाना हो तो तुम साथ चले जाया करो। तो मेलूराम ने जो कुछ कहा था सच था। डैडी, आपने मेरे बॉल से स्ट्राइक कर दिया। ये तो मैं भूल ही गया। आप किसी दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए डैडी, आपका हाफजा बहुत कमजोर हो गया है। फिक्र न करो बेबी, मैं याद रखने वाली कोई बात नहीं भूलता। हेलो बांके बाबू। गुड इवनिंग सेठ जी। आओ बांके बेटा, बिजली खेलोगे? जी मुझे तो इस खेल से कोई दिलचस्पी नहीं। ओह आई सी। बेबी, तुम बटलर से कहो खाने की मेज चुन दे, मैं इतने में बांके से 2-4 जरूरी बातें कर लूं। हाँ बांके बेटा, ये तो तुम कह ही चुके हो कि तुम कमारे हो। जी हाँ। अगर मैं सरोज की शादी तुमसे कर दूं तो क्या ख्याल है? जी जी, ये कैसे हो सकता है? सब कुछ हो सकता है, लेकिन हमारी एक शर्त है। तुम्हें शादी के बाद इसी घर में रहना होगा। मैं बीबी को अपने से जुदा नहीं कर सकता। बीबी को मैंने माँ बनकर पाला है। ये मुन्नी सी थी,
जब इसकी माँ मर गई उस वक्त मैं दौलतमंद था, जवान था। दोस्तों ने मशवरे दिए दूसरी शादी कर लो, लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी। सर्दियों की बेशुमार रातें इस नन्ही बच्ची को कंबल में ढांपते ढांपते गुजर गई। गर्मियों के बेशुमार दिन इसे धूप से बचाने के लिए साया करते करते बीत गए। औलाद सबको प्यारी होती है, लेकिन मेरे लिए इतनी महंगी, इतनी प्यारी और इतनी अनमोल चीज है कि इसे इस घर से रुखसत करके मैं जिंदा नहीं रह सकता। मैं आपके कदमों में रहूं, इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या होगी सेठ जी। तुम हैरान हो गए कि इतना बड़ा फैसला हमने इतनी जल्दी कैसे कर लिया। इसमें हैरानगी की कोई बात नहीं। सच पूछो तो मैं किसी लंबे चौड़े घराने के लड़के से अपनी लड़की की शादी नहीं कर सकता। इस तरह की मोहब्बत पड़ जाती है, बीवी को सुख नहीं मिलता। आप दुरुस्त फरमाते हैं सेठ जी। मैं सरोज को खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। शायद आपके साये में हमें खुशगवार जिंदगी की बुनियाद रख सके। देन इट सेटल्ड। खाना खा। मैं एक बहुत ही अच्छा ख्वाब देख रही थी। काश ये सब कुछ एक ख्वाब था। जी कुछ नहीं। खाना ले आओ। नहीं खाया। मैं तो आपके इंतजार में अभी तक भूखी बैठी हूँ। एहसान क्यों जताती? किसी से लड़कर आए हैं आप? नहीं, बल्कि तुम मुझसे लड़ना चाहती हो। मेरे लिए एक मुसीबत बन गई हो। आपको क्या हो गया है? क्या हो गया है आपको? आंखों में आंसू तैरने लगे। जाओ मीना, मुझे रोनी सूरतों से सख्त नफरत है। आप मुझसे नफरत क्यों करने लगे हैं? आप जब से मैनेजर हुए हैं कुछ बदले बदले से नजर आते हैं। कुछ तो बताइए, आखिर मेरा क्या दोष है? दोष तुम्हारा नहीं, मेरी किस्मत का, जिसने एक मरते हुए बाप की इच्छा पूरी करने के लिए मुझे तुम्हारा बदनसीब शौहर बना दिया। मेरे उस पूरे वक्त का दोष है जब मैंने तुम्हारी डुबडुबाई हुई आंखों में अपनी जिंदगी डुबो दी। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे हाथ की लकीरों का दोष है। मैं इन लकीरों में वो पगडंडी तलाश करता रहा जो चांद तारों की दुनिया तक पहुंचती है, लेकिन इन लकीरों ने मुझे कैसे रास्ते पर डाल दिया जिसकी आखिरी मंजिल ये मनहूस झोंपड़ा था। अब मैं हूं असर फोड़ने के लिए ये दीवारें। अगर मैं आपको सुख नहीं दे सकी तो मेरा जीना बेकार है। आप मुझे जहर दे दीजिए। बंद करो ये बकवास। जहर दे दीजिए। टाइप इट इमीडिएटली प्लीज। बड़ी बात है। गुड मॉर्निंग बांके बेटा। गुड मॉर्निंग सेठ। प्रेस में कार्ड छपने के लिए भेज दो। ये मजमून है। कार्ड? तुम्हारी शादी के कार्ड। आज मंगल है, इतवार को तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए, यानी सिर्फ 5 दिन बाद। तुम्हारी तरफ से कितने आदमी बारात में आएंगे? सेठ जी मैं तो अकेला हूँ, बिल्कुल अकेला। वेरी गुड, वेरी गुड। और फिलहाल 500 कार्ड छपवाए लेता हूँ। राशन का जमाना है, आजकल गरीबों को खाना नहीं मिलता। जैसा आप मुनासिब समझे सेठ जी। हाँ, अब तो मकान छोड़ दो और सामान लेकर बंगले में आ जाओ। आज ही शादी है, एक कमरे से बारात दूसरे कमरे में जाएगी। दांत देख लीजिए बांके बाबू। आज नहीं देखूंगा मेलू राम जी।
काश मैंने झूठ ना बोला होता। इस झूठ को सच करने के लिए अब मुझे क्या कुछ नहीं करना पड़ेगा। मुझे स्लीपिंग पिल्स चाहिए। जी, नुस्खा? नुस्खा तो मेरे पास नहीं है। तो सिर्फ 2 गोलियां मिल सकती हैं आप। क्यों? आजकल मरने मारने के केस बहुत हो रहे हैं साहब, इसलिए मैं जरा एहतियात ही करता हूँ। अच्छा 2 ही सही। 2 गोलियों से नींद आ जाती है? क्यों नहीं, क्यों नहीं। ये लीजिए 2 गोली, 8 आने। शुक्रिया। ₹100। ठहरिए, मैं अभी चेंज लाता हूँ। माफी चाहता हूँ, आपको इंतजार करना पड़ा। माफी की इसमें क्या बात है? आपने तो मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी। क्या कहा इसने? मैंने इसकी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी? शायद नींद नहीं आती। आज आप बहुत थके थके से नजर आ रहे हैं, क्या बात है? मेरे सर में दर्द है। तुम जरा दूसरे कमरे से फाइलें ला दो, कॉफी मैं बना देता हूँ। कॉफी नहीं पियोगी? क्यों नहीं पीऊंगी? आपने बनाई है, मैं बनाती हूँ तो कड़वी हो जाती है। आज तो ये मीठी होगी। पीकर देख लो, मीठी है या कड़वी। ये तो कड़वी है, बहुत कड़वी। कड़वी? नहीं, मीठी, बहुत मीठी। कहाँ जा रही हो तुम? जरा मैना को पानी पिला ले। न जाने से आज क्या हो गया है, चुपचाप आए हैं, चीख रही है। शायद प्यासी।
तो ना होने वाली बात हो गई। तो पिंजरा खाली हो गया और तुम भी आजाद हो गई अपनी पालतू मैना की तरह। कौन हो? लड़की कौन हो तुम? शायद बेचारी को किसी सांप ने काटा है। मैंने क्यों सांप बनकर उसकी खुशियां। हेलो,
हेलो, आज आप बंगले पर नहीं आए? जी एक बहुत जरूरी काम था, लेकिन आप इस वक्त जाग रही हैं? रात के 12 बज चुके हैं। लेट शो देखने गए थे, नींद नहीं आती थी, सोचा आपको फोन ही कर दूं। तो गोया आप नींद को बहला रही हैं। आप भी तो नहीं सोए? आप नींद को बहला रही हैं और मैं नींद से लड़ रहा हूँ। क्यों? शायद किसी की बद्दुआ लग गई है मेरी नींद को। अच्छा, अब सो जाइए, मुझे भी नींद आ रही है। गुड नाइट। गुड नाइट। आपको तो नींद आ ही जाएगी, लेकिन मैं कैसे सो सकूंगा? मैं कैसे सो सकूंगा? मैं यहाँ आराम से कमरे में बैठा हूँ और वो वीरान अंधेरे में सर जमीन पर यख हवाओं में खुले आसमान के नीचे बेकफन पड़ी होगी। अगर इसे सांप ना काटता तो ये इस वक्त तक मर चुकी होती। सन्यासी जी, तो ये निशान कैसा है? इसके जिस्म में पहले से जहर मौजूद था। जब सांप ने इसे डसा तो दो जहरें आपस में टकराईं। बड़ी जहर ने छोटी जहर को खा लिया। ये कैसे हो सकता है? सब कुछ हो सकता है बाबा। सुना नहीं तुमने? जिंदगी देने वाला जिंदगी लेने वाले से ज्यादा ताकतवर होता है। वही सांप जो विष के कटोरे दांतों में छुपाए इंसान को काटने के लिए रेंगता है, अमृत के प्याले मुंह में लिए इस लड़की की जान बचाने को निकल पड़ा। उसने अपनी जान दे दी और इस दुखियारी की जान बच गई। बेटी कहो, मेरे तजुर्बे ने झूठ तो नहीं बोला? आप सच कहते हैं, आप सच कहते हैं। मुझे जहर दिया गया था, मुझे जहर दिया गया था। सांप ने मुझे डसा था तो वो वहीं मर गया था। कहो चौधरी, किसने दिया था तुम्हें जहर? आप पूछकर क्या करेंगे? बताओ बिटिया, मैं तुम्हारे पिता समान हूँ, मुझे बेगाना ना समझो। उन हाथों ने जिन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में देकर मोहब्बत की कसम खाई थी। इस दुनिया में सच्चे प्रेमी कहाँ होते हैं पगली? वो मेरा प्रेमी कहाँ था? वो मेरा पति था। इस रोने धोने से क्या होगा बिटिया? कल रात से तुमने कुछ नहीं खाया, चलो कुछ खा पी लो। मुझे भूख नहीं चाचा। अपने मन को दुखी ना करो बिटिया, मैंने तुम्हारी विपदा सुन ली है। मैं कल ही तुम्हें तुम्हारे पति के पास ले जाऊंगा। मैं वहां जाना नहीं चाहती, मैं फिर उनके रास्ते का पत्थर बनना नहीं चाहती। मैं यतीम हूँ और बेसहारा। सर आंखों पर बिटिया, जब तक जी चाहे यहाँ रहो। कि हम लोग धोबी हैं और तुम उत्तम जात की हो। मेरी जात बरादरी वाले बड़े मुंह फट और गंवार हैं, और फिर जब वो दारू पी लेते हैं तो पाप नंगा होकर उनके सामने नाचने लगता है। तो फिर मैं कहाँ जाऊँ? मेरा और कोई ठिकाना नहीं। जिस भगवान ने तुम्हें दूसरी जिंदगी दी है वो दूसरा ठिकाना भी देगा। तुम अपने पति के पास जाना नहीं चाहती तो मैं तुम्हें शहर में अपने सेठ जी के पास ले जाऊंगा, वहां तुम्हारी गुजर हो जाएगी। जैसे आपकी मर्जी। चलो अब कुछ खा लो। नमस्ते। आप तशरीफ रखिए। मैंने सोचा आपका बंगला देख चलूं। झोंपड़ा कहिए मिस सरोज। आप तो गा भी लेते हैं? जी हाँ, गाना और रोना किसे नहीं आता। हाँ बांकी बाबू, आपको यहाँ आए चंद ही रोज गुजरे हैं, लेकिन ये तो बड़ा बसा बसाया घर मालूम होता है। जी दरअसल ये घर मेरा नहीं, मेरे एक दोस्त का है।
वो दूसरे घर चले गए और अपना घर मुझे सौंप गए। ये पिंजरा खाली पड़ा है। आपने कोई पंछी भी पाल रखा था? जी हाँ, एक मैना पाल ली थी। तो क्या हुआ, मर गई बेचारी? जी नहीं, मैंने उसे आजाद कर दिया। क्या तरस आ गया था उस पर? मैं उससे तंग आ गया था। हर वक्त रोती रहती थी, चीखती रहती थी। तो ये पिंजरा भी किसी को दे डालिए या कोई नया पंछी पाल लीजिए। खाली घर और खाली पिंजरा अच्छा मालूम नहीं होता। कुछ यादें इस पिंजरे से वाबस्ता हैं, इसलिए इसे यहीं रहने दिया है। अब घर के साथ इस पिंजरे को भी यहीं छोड़ दूंगा। तो छोड़ दीजिए घर। क्या सोच रहे हैं आप? यही सोच रहा था कि मकान को किराए पर दे दूं या ताला लगा दूं। अच्छा किराएदार मिल जाए तो किराए पर दे दीजिए, नहीं तो। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। गए कल आप नहीं आए, आने वाले कल जरूर आइएगा। क्यों नहीं आऊंगा? हाथ की लकीरें इतना सच भी बोलती हैं। लखराज जी ने कहा था तुम किसी की जान लेने की कोशिश करोगे। जान में ले चुका। उन्होंने ये भी कहा था धन तुम्हें किसी औरत की तरफ से मिलेगा। काश ये झूठ बोलती। हेलो। हेलो बांके बाबू, आज पिताजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं। आप डाक बंगले पर ही भेज दीजिए। और देखिए, आप 2 रोज से नहीं आए। आ जाना ना भूलिएगा। जी बहुत अच्छा, हाजिर हो जाऊंगा। तो क्या मुझे जिंदा रहने के लिए, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए एक नया नाटक खेलना पड़ेगा? दिल में गम, होंठों पे मुस्कुराहट है। मैं ये सब कुछ करूंगा। मैं ये नाटक जरूर खेलूंगा। मुझे नाटक खेलना पड़ेगा। लीजिए डैडी, दवा पी लीजिए। बांके बाबू कुछ बुझे बुझे से नजर आते हैं। 2-3 रोज से बंगले पर भी नहीं आए। न जाने क्या बात है। उसके लिए कमरे ठीक हो गए हैं। 2-4 रोज में यही जो आ जाएगा। नमस्ते सेठ जी। आओ चौधरी, कहो हमारा डिनर सूट धोला है? वो तो माल रोड की दुकान पर धुलने गया होगा सेठ जी। हमें तो आपके गर्म कपड़े धोने की आरजू ही रही। ओह आई सी। ये तुम्हारे साथ कौन है? एक भले घराने की लड़की है, बेसहारा थी, इसलिए बेबी की खिदमत के लिए लाया। तुमने बहुत अच्छा किया चौधरी। अब तुम्हारी बेबी की शादी भी होने वाली है। शादी? कहाँ सरकार? लड़का अपनी फर्म में जनरल मैनेजर है। बड़ा बांका लड़का है। नाम भी उसका बांके है। क्या नाम है तुम्हारा? जी जी, बसंती। गुड, बसंती यानी बसंत से बसंती। बसंत पंचमी के दिन जन्म लिया हो। क्या काम कर सकती हो? जी, जो हुक्म देंगे बजा लाऊंगी। खाना पका लूंगी, झाड़ू तक दे लूंगी। ये सब काम तुम्हें यहाँ नहीं करने पड़ेंगे। इनके लिए और मुलाजिम मौजूद हैं। तुम बेबी के साथ रहा करो और कोई छोटा मोटा काम कर दिया करो। भगवान आपको सुखी रखे सेठ जी। चौधरी, बसंती को बावर्ची खाने में पहुंचा दो। हाँ बेबी, बांके को फोन कर दो कि खाना यही खाए। बेटा सेठ जी। हेलो बेटा, बैठो खाना खाओ। तुमने बहुत देर कर दी।
दफ्तर में काम ज्यादा था सेठ जी, इसलिए देर हो गई। दफ्तर का काम तो होता ही रहेगा। ये कहो, कपड़ों का नाप दिया है? जी वो तो कल ही दे दिया था। कल तुम्हारी शादी के कार्ड भी छप कर आ जाएंगे। सब दफ्तर वालों की ड्यूटी लगा दो कि कल ही तकसीम कर दिए जाए। जी बहुत अच्छा। लो अब तुम दोनों खाना खाओ और मैं चलता हूँ। क्यों डैडी, आज आपने कुछ नहीं खाया? वही बात, वो मसल नहीं सुनी कि स्टार्व द कोल्ड एंड फीड द हेडेक, यानी जुकाम हो तो फाका करो, सर दर्द हो तो ज्यादा खाओ। आज बहुत दिनों के बाद अच्छा खाना नसीब हुआ है। होटलों का खाना खा कर तो बीमार हो गया था। ये कटलेट जरूर लीजिए। थैंक यू। बेरा, बसंती से कहो कॉफी ले आए। मैम साहब कॉफी मांगती हैं। आप दफ्तर का काम तो खत्म कर रहे होंगे? जी बिल्कुल। तो चलिए आज शॉपिंग कर रहे हैं। चलिए। अनु का सौदा कर, तुम्हारा बेटा बांग के। देखा भाभी, इसे कहते हैं ज्योतिष। अब विलायत में पैदा होता तो मरने के बाद मेरी खोपड़ी 4 लाख में बिकती। अजायब घर में मेरी तस्वीरें लटकाई जाती। लड़ाइयां मेरे हुक्म से होती, यहाँ तक कि मोटरें, टमटमें, रेलगाड़ियां और हवाई जहाज मुझसे पूछ कर चलाए। क्या सोचना है, यही सोच रही हूँ, कहीं उसने फिर जुआ खेलना शुरू ना कर दिया हो। पंडित जी, खराती अपने बाप को लेकर आया है। खराती? अच्छा भाभी, मैं जरा नंबरदार से 2 हाथ कर लूं, हैं? नमस्ते पंडित जी। ओ बड़े नंबरदार जी, पधारिए पधारिए। मैं आपकी क्या सेवा करूं? पोपट जी पंडित जी। बड़े नंबरदार जी के लिए कोरे घड़े का ठंडा पानी लाओ, पानी। मैं इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि आप खैराती के रिश्ते के लिए आए। दिल की पूछते हो पंडित जी? यूं ही तो चर्चे नहीं है हमारे। हिंद, सिंध, चीन, जापान और काले पानी तक के लोग हैं। हम मदारी नहीं, ज्योतिषी हैं। इसमें क्या शक है पंडित जी? हाँ, ये तो कहिए, खराती और बिमला है। ये तो ब्याह की तारीफ निकाल। नेकी और पूछ पूछ। तो जरा हाथ बढ़ाइए। आहा हा 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 हा। रुत मिलन की दिल है प्यासा, अजब तमाशा बम्बासा। नून न्योला सीन संचूर मीम मुश्क काफूर, पैर नीले मुंह काला, सब दुख दूर। मगर मैं ये क्या देख रहा हूँ? क्या देख रहे हो पंडित जी? मैं देख रहा हूँ एक डोली छोड़ 2 डोलियां। एक डोली 2 कहारों के कंधों पर और दूसरी डोली 4 भाइयों के कंधों पर। दरवाजे का एक पट रो रहा है और दूसरा हंस रहा है। लेकिन ये दूसरी डोली कैसी? ये आपकी अर्थी है नंबरदार जी। मेरी अर्थी? तो क्या मैं मर जाऊंगा? हाँ, तुम मर जाओगे। धरती का बोझ हल्का हो जाएगा। पंडित जी, ये आप क्या कह रहे हैं? उधर खैराती के फेरे हो रहे होंगे, इधर यमराज तुम्हारे प्राणों के पेच ढीले कर रहा होगा। पंडित जी, बेटे का प्रेम बाप से मौत की भीख मांगता है, इससे भिक्षा दे दो। चांद रात बारात ले आना। पानी नंबरदार जी। जी भाड़ में जाए बेटे की बारात, ये भी को मरने का मौसम है। तो फिर हमने दुनिया का अभी देखा ही क्या है? पिताजी, चल बे पिताजी के बच्चे, खबरदार जो मेरे जीते जी शादी का नाम लिया तो। आज ही रात निपट लूंगा, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा। रात तो आ लेने दो।
कम से कम ज्यादा से ज्यादा हमारी रैयत और हम ही से म्याऊं। इतनी हिम्मत। आज ज्योतिषी रहेगा और ना उसका ज्योतिष। तो फिर क्या करने का इरादा है? बस बेधड़क होकर आग लगा दो, अंदर ही जल भुनकर फुर्ता हो जाए। आग ना लगाओ खैराती, आदमी पहुंच वाला है। बस जी, हम भी नंबरदार के बेटे हैं, किसी फांसी की औलाद नहीं, कम से कम ज्यादा से ज्यादा। मेरी मानो तो इस ज्योतिषी का सफाया कर दो, बुलबुल तुम्हारे पिंजरे में आ जाएगी। ठीक है। मेरी कटार भी बहुत दिन से प्यासी थी। तुम लोग यहीं रहना, कम से कम ज्यादा से ज्यादा मुझे अकेला न छोड़ना। शीशनाग जी, इसकी तरफ देखो, ये भी तुम्हारी तरह सांप था, इस पटारे में बंद था। हमने इस पर जंतर फेर कर इसकी काया पलट दी। तुम भी अगर इंसान के रूप में आना चाहते हो तो हमारी सेवा करो, और आज ही हमारे बैरी का मन का तोड़ दो। उसका नाम है खैराती, नंबरदार का छोकरा, हट्टा कट्टा मुस्टंडा, कम से कम ज्यादा से ज्यादा। अब वो सारी उम्र बिमला का नाम भी नहीं लेगा। वो समझता था इन बेचारों का बांके के सिवाय इस बस्ती में कोई नहीं। सेठ जी तार। सेठ जी तार। अशोक, अशोक कल आ रहा है, लेकिन कहां से? दूसरी दुनिया से तो कोई नहीं आ सकता। कौन जिंदा है? मेरा अशोक, तुम्हारा अशोक। कैसी बात है डैडी, तुम्हें मुर्दे भी जिंदा हुए हैं? बेबी, ये तार आया है, हेडक्वार्टर से तार आया है। लेकिन मुझसे गलती हो गई, बांके से शादी का वादा कर चुका हूं, उसे क्या जवाब दूंगा? मैं बड़ा बेवकूफ, वो मेरा मुलाजिम है, मैं उसे साफ कह दूंगा कि सरोज तुम्हारी किस्मत में नहीं थी, और अशोक जिंदा ना होता या इतनी देर के बाद वापस आता जब सरोज तुम्हारी हो चुकी होती। हेलो सरोज, सेठ जी नहीं आए? उन्हें एक बहुत जरूरी काम था। गुड मॉर्निंग सेठ। गुड मॉर्निंग। इसे पढ़ो। ये अशोक कौन है? सरोज का मंगेतर। जी, आज से 2 वर्ष पहले फौज में भर्ती हो गया था। 1 साल के बाद इत्तला मिली, मारा गया। उस पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। सरोज इस सदमे की ताब न लाकर कुछ पागल सी हो गई। मैंने सरोज के दिल से अशोक का ख्याल बढ़ाना चाहा। उसने जब तुम में थोड़ी सी दिलचस्पी ली
तो मैं समझा मुझे मेरी बेटी की जिंदगी वापस मिल गई। मैंने तुम्हें अपना बेटा बनाने का फैसला कर लिया। लेकिन अब वही होगा जो न तुम्हारे अख्तियार में है और न मेरे अख्तियार में। शादी के कार्ड इन्हें जाया कर दिया जाएगा। आपका वादा? मेरा हाफजा कमजोर है। मेरा मुस्तकबिल वो तुम्हारे माजी से ज्यादा चमकदार रहेगा। आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? मुझे आपकी बातों को यकीन नहीं आता। मैंने भी जब तार देखा था तो मुझे भी यकीन नहीं आया था। मैं नहीं जानता था कि वो मौत की वादियों को फलांगता हुआ मेरे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। मैं मजबूर हूँ बाकी। हेलो डैडी। हेलो। ओहो आओ बेटा। तुम दुबले हो गए हो और रंग भी कुछ सांवला पड़ गया। 1 साल तक दुश्मनों की कैद में रहा हूँ चाचा जी। वो तो किस्मत अच्छी थी जो जान बच गई। आओ बैठो बेटा। नहीं डैडी, आप हमारे साथ बंगले पर चलिए, हम आपको लेने आए। ओह, मैं तो भूल ही गई। मिस्टर बांके, हमारी फर्म के जनरल मैनेजर अशोक बाबू मेरे मंगेतर। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। सेम हियर। आओ बेबी चले। कार्ड जाया कर दिए जाएंगे। वादा हाफजा कमजोर है। मुस्तकबिल माजी से ज्यादा चमकदार रहेगा। तो सरमायादार के पास गरीब के हर सवाल का जवाब तैयार रहता है। अच्छा अशोक डार्लिंग, जल्दी आइएगा। ओके। सरोज, कहिए मिस्टर बांके, कैसे आना हुआ? मैं एक सवाल पूछने आया। पूछिए। मुझसे किस जुर्म का इंतकाम लिया है? मैं आपका मतलब नहीं समझी। मैं बांके बाबू आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। तुम जाओ बेबी। अजीम हूं तो उसका ये मतलब नहीं कि आप मेरी उम्मीदों के चिराग को एक ही फूंक से बुझें और मैं फरियाद तक न करूं। क्या आप चाहते हैं कि मैं अपना सब कुछ लुटाकर लुटेरे से अपने लुटने का सबब तक न पूछूं? मालिक और मुलाजिम के दरमियान एक फासला होता है बांके। उस फासले को कम करने की कोशिश न करो। आपको सुनकर खुशी होगी कि सेठ साहब ने ये कुर्सी मुझे सौंप दी है। तो इसका मतलब है कि सेठ साहब अपनी मिल और अपनी बेटी की चाबियां एक ही दराज में रखते हैं। हम दोस्त बनकर मिले थे, दुश्मन बनकर बिछड़े। रुकिए बांके बाबू। आप बर्खास्त कर दिए गए, इसका मुझे अफसोस है। ये लीजिए, कोई कारोबार कर लीजिए। दौलत के ये चंद छींटे गुस्से की उस आग को ठंडा नहीं कर सकते सरोज, जो मेरे सीने में सुलग रही है। आप मुझे समझने में गलती कर रहे हैं। बाकी अब किसी दौलतमंद को समझने में गलती नहीं करें। कल तक मैं इन्हें अपनी मंजिल की सीढ़ी समझता था, आज मेरे रास्ते का पत्थर है।
तू अब यहाँ क्या लेने आई है मैना? अब इस घर में मीना नहीं रहती, एक कसाई रहता है जो तुझे मार डालेगा। ये पिंजरा तो आबाद हो गया, लेकिन ये घर अब भी वीरान और सुनसान है। तू अबरों से मेरी तरफ देख रही है। काश तेरी आंखें जिनमें खुशियां झांक रही हैं शोले बरसा सकती, ऐसे शोले जो मेरे जिस्म और मेरी रूह को भस्म कर देते। काश तू मौत की बर्फानी वादियों से इस दहकती हुई दुनिया में सिर्फ एक लम्हे के लिए आ जाए, एक लम्हे के लिए, ये देखने के लिए कि इंतकाम की आग मेरे सीने में भी सर्द नहीं। मुझे तेरी खामोशी की कसम कि मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। डॉक्टर जल्दी आओ, जल्दी। बेबी पर फायर हुआ है। हाँ हाँ, गोली लगी है। सब सामान लेकर आओ। हाँ, नर्स भी। पुलिस, पुलिस, यहाँ गोली चल गई है। मैं सेठ किशोरी लाल बोल रहा हूँ। मेरे मैनेजर ने गोली चलाई है। मेरी लड़की का नाम सरोज है। उसका नाम है बांके बिहारी लाल। तो उनकी जिंदगी खतरे में है। खून बहुत बह चुका है, कमजोरी बढ़ रही है। फिर क्या होगा डॉक्टर? ताकत का टीका लगा दिया है। 2-4 घंटों में अगर होश ना आया तो खून देना पड़ेगा। केस सीरियस है। पुलिस को इत्तला कर दी है अब। हाँ, मैंने मुजरिम की गिरफ्तारी के लिए इनाम भी मुकर्रर कर दिया है। अगर ये मर गई तो उन्हें फांसी हो जाएगी। नहीं, मैं जिंदगी और मौत के दरमियान खड़ी हो जाऊंगी। मैं उन्हें नहीं मरने दूंगी। एक पान देना पहलवान। अब एक जरूरी ऐलान सुनिए। सेठ किशोरी लाल शहर के मशहूर रईस की इकलौती बेटी पर गोली चलाने वाला कातिल अभी तक लापता है।
उसकी गिरफ्तारी के लिए सेठ किशोरीलाल ने 25,000 इनाम मुकर्रर किया है। कातिल का नाम बांके बिहारी लाल है। बांके, ये तुमने क्या कर दिया बांके? बेलूराम, जो होना था हो गया। नब्ज तो ठीक है डॉक्टर, घबराइए नहीं, नॉर्मल है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। हाँ, सच तो ये है, अगर ये लड़की ना देती तो मुमकिन था। प्लीज डॉक्टर, डॉक्टर बसंती की नब्ज देखिए। बेटी, मेरी अपनी बेटी। कमजोरी ज्यादा है, टॉनिक भेज दूंगा। मेम साहब कैसे हैं? वो अच्छी है, उसकी जान बच गई। शुक्र है भगवान का, अस्सी का फंदा उनके गले से निकल गया। क्या कह रही हो बसंती? होश में आओ। मैं होश में हूँ सेठ जी, मैं होश में हूँ। सेठ जी इनाम की रकम बढ़ाते जा रहे हैं। परसों ये रकम 10,000 थी, कल 25,000 तक पहुंच गई और आज 50,000 कर दी गई। मोटी रकम। एक बात कहूं मेलूराम, हाँ? तुम मुझे पुलिस के हवाले कर दो और ये इनाम वसूल कर लो। घर में पनाह देकर दोस्त को गिरफ्तार करा दूं? मेरी गरीबी का मजाक न उड़ाओ बांके। अच्छा तो मैं चलता हूं। कहां जा रहे हो? जहां अमीरी और गरीबी का फर्क मिट जाता है। उस दिन मेरा निशाना चूक गया, वरना बांके बचकर न जाता। उसने मेरी बेगुनाह बच्ची पर गोली चलाई है, मैं उसे सजा दिलवा कर रहूंगा। अब तुम्हें यह तकलीफ नहीं करनी पड़ेगी सेठ। कौन? बांके? तुम? पिस्तौल? हाँ, पिस्तौल, और उसमें बची हुई 5 गोलियां। तुम एक गोली से नहीं मर सकते सेठ, एक गोली से तो इंसान मर सकता है। और तुम तो एक मशीन हो जो ना अपने दिमाग से सोचती है ना अपनी जबान से बोलती है। तुम्हें एक से ज्यादा गोलियों की जरूरत होगी, और एक गोली तुम्हें भी चाहिए होगी दोस्त। मेरा कसूर? तुम्हारा कमजोर निशाना जो मुझे मौत के घाट न उतार सका। तुम फौज में रहते हुए भी अच्छे निशानची न बन सके दोस्त। तुम मुझे नहीं समझ सके बांके, मैं मजबूर था। अब मैं मजबूर हूं। तुम धन वाले उस मीठे कुएं की तरह होते हो जो प्यासों को खींच खींच कर अपने करीब बुलवाता है। उनके प्यासे होंठ तुम्हारी तरफ बढ़ते हैं, वो पानी लेने के लिए हाथ बढ़ाते हैं और तुम्हारा मीठा पानी पाताल में डूब जाता है, और फिर तुम अंधे कुएं बनकर उन्हें डराने लगते हो। तुम क्या कह रहे हो? मैंने तुम पर हमेशा मेहरबानियां की हैं, तुम उनका तो ख्याल करो। इसमें क्या शक है? पहली मेहरबानी इंसान से हैवान बना दिया, दूसरी मेहरबानी मुजरिम, तीसरी मेहरबानी कातिल। तुम कातिल नहीं हो, सरोज बच गई है। इसी बात का तो गम है कि वो क्यों बच गई है। काश तुम जान सकते कि तुम्हारी बेटी पर गोली चलाने से पहले मैं कातिल बन चुका था। उस मासूम बीवी का कातिल जो हवा के एक दिलफरेब झोंके की तरह एक दरवाजे से दाखिल हुई और दूसरे दरवाजे से निकल गई। पहला दरवाजा उसने मेरे लिए खोला था, दूसरा मैंने उसके लिए खोल दिया। तुम अपनी बीवी के कातिल भी हो? हाँ, कातिल जो खुद हलाक हो गया। काश मैं जान सकता कि बादलों को छूने की कोशिश में मैं खुद बिजलियों की लपेट में आ जाऊंगा। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा बांके, और हम सौदा कर रहे हैं। मेरा जहन तुम्हारी तरह कारोबारी नहीं सेठ, जो दिन रात नित नए सौदे करता है। मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूं, लेकिन एक शर्त पर। मुझे हर शर्त मंजूर है, बताओ तुम क्या चाहते हो? मुझे कानून के हवाले कर दो, लेकिन इस इनाम से गरीबों के लिए एक अस्पताल बनवा दो, और उस पर यह लिखवा दो, एक ऐसी औरत के नाम जिसने अपनी तमाम खुशियां अपने कातिल शौहर के हवाले कर दी। मुझे मंजूर है, बिल्कुल मंजूर है। तुम्हारा हाफजा फिर तुम्हारा साथ तो नहीं छोड़ देगा सेठ? नहीं, मुझ पर यकीन करो। तो लो। अशोक, डायल घुमाओ और पुलिस को इत्तला कर दो कि मुजरिम हमारे कब्जे में है। रुकिए अशोक बाबू, पुलिस को फोन करने की जरूरत नहीं डैडी। क्या बकती हो?
अशोक तुम फोन करो। डैडी, मैं बांके को माफ कर चुकी हूँ। क्यों? इसलिए कि मैं इन्हें सजा दिलवा कर आदि मुजरिम बनाना नहीं चाहती, बल्कि इनाम देकर एक मुअद्दब शहरी बना देना चाहती हूँ। इनाम? इस घर से मुझे बहुत से इनाम मिल चुके हैं मेम साहब, अब मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं। इधर आइए, मैं आपके वो तमाम कांटे चुन लूं जो आपने फूलों की तमन्ना में अपनी झोली में भर लिए थे। आइए, जितना कीजिए। इनाम? ये कौन सा इनाम देना चाहती है इसे? वो देखिए आपका इनाम। मीना, आप? मीना तुम जिंदा हो, तुम मेरे करीब हो मीना, मैं तुम्हें छू सकता हूँ। मेरी मीना, मेरी अपनी मीना, मेरी जिंदगी। ये सब कुछ कैसे हो गया मीना? ये सब कुछ कैसे हो गया? शायद आपने नहीं सुना। देने वाला जिंदगी लेने वाले से ज्यादा ताकतवर होता है। काश तुम जान सकती मीना, तुम्हें खोकर मेरे दिल पे क्या क्या गुजरी है। इस दिल के दरवाजे फिर मुझ पर बंद तो नहीं हो जाएंगे? नहीं मीना, चलो गांव चले, मुझे इन दीवारों से डर आने लगा है। कहाँ जा रहे हैं आप? अपने गांव जा रहा हूँ। एक हारे हुए जवारी की तरह? नहीं, मैं उम्मीदें लेकर आया था दौलतमंद बनने की। तसल्ली लेकर जा रहा हूँ कि दौलत के दामन में कांटों के सिवा कुछ भी नहीं। चलो मीना। ठहरो, तुम इस तरह नहीं जा सकते। बेटियां माँ बाप के घर से खाली हाथ ससुराल नहीं जाया करती। ये लो, इसमें 1 लाख रुपया है, 50,000 बांके का इनाम और 50,000 तुम्हारे जहेज के लिए। इन फुंकारते हुए सांपों को अपनी तिजोरी में बंद कर दीजिए सेठ जी। हम तुमसे मुखातिब नहीं है बांके, हम अपनी बेटी से बात कर रहे हैं। लो बेटी, इसे इसलिए अपने पास रख लो कि फिर तुम्हारा पति तुम्हें गरीब समझकर तुम्हारी जान लेने की कोशिश न करे। ले लो। शुक्रिया सेठ जी।